महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस यानी कि आणविक निदान। तो निदान क्या है? रोगों की उपचार से पहले रोगों की पहचान करना निदान कहलाता है। यानी कि बाह्य लक्षणों के से प्रारंभ करके बाहर जो लक्षण रोग का दिखाई पड़ रहा है उस लक्षण को प्रारंभ करके उसकी उत्पत्ति के मूल कारणों को यानी कि रूट कॉजेस का पता लगाना कहलाता है निदान। यदि निदान हम कर रहे हैं रोग के निदान में, यदि डीएनए, आरएनए या प्रोटीन का प्रयोग कर रहे हैं तो वो कहलाएगा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो परंपरागत तरीके से क्या करते थे, ब्लड और यूरिन में कोई भी रोग का कारक दिखाई पड़ रहा है तब उसका माने उपचार किया जाता था, है ना। परंपरागत तरीके में जब तक कि माने पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल चुका होता है, पैथोजन की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है और जब वो ब्लड और यूरिन में दिखाई पड़ने लगते हैं तब डायग्नोसिस हो पाता था पहले परंपरागत तरीके से, है ना। लेकिन आजकल जब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस आ गया है आरडीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा तो रोगों का प्रारंभिक स्टेज पर ही पता लग जाता है। यदि किसी को सस्पेक्शन है कि इसको कैंसर है या टीबी है, हो सकता है, तो उसको क्या करते हैं कि उसी के रोग के जीन के प्रोब और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस और अन्य तरीके हैं बताते हैं, तो उनके द्वारा उनको प्रारंभिक स्टेज पर ही उनकी पहचान कर ली जाती है। तो प्रारंभिक स्टेज पर यदि पहचान कर ली जाएगी, रोगों की निदान कर लिया जाएगा तो उसका उपचार भी संभव हो पाएगा और पूरा बॉडी में फैल जाने के बाद उसका ट्रीटमेंट करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो आजकल आरडीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस किया जा रहा है और रोगों को समय से पूर्व पहचान कर ली जा रही है और उसकी उचित उपचार और थेरेपी और प्रिवेंशन जो है उनको बताए जा रहे हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है मेडिकल क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी के प्रयोग का, कि आणविक निदान उसका किया जा रहा है। यदि गर्भ में ही यदि किसी शिशु को कुछ जीन के जेनेटिक डिसऑर्डर है या कोई जीन में गड़बड़ी है तो गर्भ में ही यदि पता चल जाए तो उस बच्चे को जन्म से पहले ही उसके रोग का उपचार किया जा सकता है इसके द्वारा, है ना। तो डायग्नोसिस हो जाए तो उसकी थेरेपी भी संभव हो सकती है। तो इसके द्वारा आणविक निदान में क्या करते हैं, एक तो रोग कारक या पैथोजन, बैक्टीरिया है, वायरस है या कोई भी रोग कारक है उसकी पहचान की जाती है, और दूसरा यदि कोई म्यूटेशंस हो गए हैं, है ना, यानी जीन में कोई परिवर्तन हो गया है या कोई म्यूटेशन हो गया है तो उसकी यदि प्रारंभिक अवस्था में, भ्रूणावस्था में ही पहचान हो जाए तो उसका थेरेपी और इलाज जो है वो संभव हो सकता है। तो इसके लिए उपयोग किया जाता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी के लिए 3 तरीके, पीसीआर का उपयोग किया जाता है, आरएनए डीएनए प्रोब का उपयोग किया जाता है और एलिसा टेस्ट हम जो एड्स के उपचार के लिए किया जाता है। तो इन तीनों के बारे में हमको अब स्टडी करना है। एक है पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं जब प्रोसेस बता रहे थे। तो इसमें कोई भी जीन की यदि बहुत ही कम मात्रा, थोड़ी सी मात्रा है तो उसका एम्प्लीफिकेशन या आवर्धन किया जा सकता है पीसीआर टेक्निक के द्वारा। यानी कि एक छोटी सी भी पैथोजन का डीएनए हमको प्राप्त है तो उससे बहुत सारी कॉपीज उसकी हमको प्राप्त हो जाएगी और उसके रोग के नेचर का हमको पता लग जाएगा या पैथोजन की प्रकृति का पता लगाकर हम उसका उपचार कर सकते हैं। तो जीन एम्प्लीफिकेशन के द्वारा या जीन आवर्धन के द्वारा पीसीआर टेक्निक के द्वारा विभिन्न रोगों की पहचान की जाती है। तो इसके लिए एचआईवी का, कैंसर का, जेनेटिक डिसऑर्डर का, ये सब का उपचार किया जाता है पीसीआर टेक्निक के द्वारा। और पीसीआर टेक्निक क्या है यदि आपको अच्छे से जानना है तो हमारे पिछले चैप्टर के लेक्चर सीरीज़ में जाकर आप देख सकते हैं। तो ये जीन एम्प्लीफिकेशन विधि के द्वारा या जीन आवर्धन विधि के द्वारा एचआईवी का, कैंसर का और विभिन्न जेनेटिक डिसऑर्डर्स का इलाज किया जा सकता है, वो है पीसीआर। उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर प्रोब्स का प्रयोग किया जा रहा है इसके लिए। एक तो चिन्हित किए गए स्मॉल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, मॉलिक्यूलर प्रोब्स क्या होते हैं, या चिन्हित किए गए अर्थात रेडियो एक्टिव किए गए स्मॉल सिंगल स्ट्रैंडेड या तो डीएनए होंगे या फिर आरएनए होंगे जिनके बेसेस एक्सपोज्ड होंगे या खुले होंगे। इस तरह से देखिए, इनके बेस क्या हैं, खुले हैं, दूसरी तरफ कोई और चेन से ये जुड़े हुए नहीं हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूलर प्रोब्स कहलाते हैं। तो इन मॉलिक्यूलर प्रोब्स का उपयोग किसी भी व्यक्ति में फॉरेन डीएनए की उपस्थिति है उसका पता लगाया जा सकता है या फिर कोई भी डिफेक्टिव जीन है तो उसका भी पता लगाया जा सकता है। तो इसके लिए एनीमिया, मलेरिया, टीबी, हेपेटाइटिस आदि के प्रोब्स रोग के निदान के लिए तैयार किए जा चुके हैं। साथ ही साथ एचआईवी वायरस का भी प्रोब जो है वो तैयार किया जा चुका है। प्रारंभिक अवस्था में यदि रोग का पता लगाया जा सके तो उसका उपचार भी संभव है। तो
मान लीजिए टीबी का एक जीन है, किसी व्यक्ति को सस्पेक्ट किया जा रहा है कि उसमें टीबी हो सकता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले एग्जैक्ट जो टीबी का पैथोजन होता है उसका डीएनए का सिंगल कुछ बेसिस का सीक्वेंस लेकर उसका एक प्रोब तैयार कर लिया जाता है। प्रोब अर्थात उसको चिन्हित कर लिया जाता है रेडियो एक्टिव करके, है ना। तो ये चिन्हित प्रोब को तैयार कर लिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं कि विभिन्न जो व्यक्ति के सस्पेक्टेड है उसके डीएनए की कॉपीज़ तैयार की जाती है जीन एम्प्लीफिकेशन के द्वारा, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा उसको टुकड़ों में काट कर उसको माने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा खंडों को अलग किया जाता है। फिर क्षारीय विलयन के द्वारा उनको डबल स्टैंडर्ड जो सस्पेक्टेड है उसके डीएनए डबल स्टैंडर्ड है उनको क्षारीय विलयन से ट्रीट करके उसको क्या किया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड किया जाता है। फिर ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो स्थित है उसी में क्या है, इसमें यदि पैथोजन उपस्थित होगा तो उसका भी डीएनए या जीन उपस्थित होगा। उसमें कोई पैथोजन, यदि मान लो टीबी का पैथोजन इस व्यक्ति सस्पेक्टेड व्यक्ति में है तो उसका जीन भी यहाँ पर होगा, वो सिंगल स्टैंडर्ड इसका प्राप्त होगा। अब इसमें यदि प्रोब को डाल दिया जाए, चिन्हित किए गए प्रोब को इस डीएनए के साथ में मिला दिया जाए तो चिन्हित किया हुआ जो सिंगल स्टैंडर्ड प्रोब है वो ठीक अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ में जाकर जुड़ेगा। तो यदि टीबी का ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पहले से पैथोजन का उपस्थित है और हम ज्ञात प्रोब को यहाँ पर डालते हैं तो वो जाकर उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जुड़ जाएगा और डबल स्टैंडर्ड हो जाएंगे। अब इसको ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा क्या किया जाता है, इसको पहचान कर ली जाती है और फिर उसको टीबी का यदि रोग उसमें उपस्थित है तो उसको टीबी पॉजिटिव बताया जाता है। तो इस तरह से सिंगल स्टैंडर्ड प्रोब का उपयोग करके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी इसी विधि का उपयोग किया जाता है, प्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है और अपराधियों की पहचान की जाती है। तो ये विभिन्न रोगों की पहचान भी प्रोब्स के माध्यम से किया जा सकता है। तो आज अभी एनीमिया, मलेरिया, टीबी, हिपेटाइटिस आदि के प्रोब्स जो हैं वो रोगों के निदान के लिए तैयार किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का एक टॉपिक है एलिसा, एंजाइम लिंक्ड सॉर्बेंट एसे, है ना। तो ये एलिसा टेस्ट किया जाता है HIV वायरस का यानी एड्स के टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है ये तरीका। इसमें भी प्रोटीन का, अभी तक मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में किस किस चीज़ का उपयोग कर रहे थे, RNA और DNA, RNA प्रोब, DNA प्रोब का उपयोग कर रहे थे या DNA का। यहाँ पर प्रोटीन का उपयोग करेंगे अर्थात एंटीबॉडी का उपयोग करेंगे डिटेक्ट करने के लिए। किसको, एलिसा, एड्स को डिटेक्ट करने के लिए एंटीबॉडी का उपयोग करेंगे। तो ये एलिसा टेस्ट जो है वो टोटल एंटीजन और एंटीबॉडी पारस्परिक सिद्धांत पर आधारित है ना। तो हम जानते ही हैं कि एंटीजन जो होते हैं, जो जिस एंटीजन के एंटीबॉडी होते हैं वो परफेक्ट इंटरेक्शन दोनों में होता है और सेम एंटीबॉडी जो है वो सेम एंटीजन के साथ में जाकर लॉक हो जाता है। की लॉक प्रोसेस पे काम करता है एंटीजन और एंटीबॉडी। तो यदि सेम एंटीजन का एंटीबॉडी पहले से उपस्थित है और उस पर यदि एंटीजन डाला जा रहा है तो उसमें क्या होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा और उनमें इंटरलॉकिंग होगी। तो इसके लिए एक स्लाइड लिया जाता है। इस स्लाइड में बहुत सारे गड्ढे होते हैं, इस तरह से वेल होते हैं, माइक्रोवेल्स होते हैं। इन माइक्रोवेल में पहले से HIV का माने जिसको सस्पेक्ट किया जा रहा है उसके एंटीजन को डालना होगा इसमें। तो उसके पहले इन गड्ढों में पहले क्या किया जाता है, एंटीबॉडी को, HIV के लिए जो एंटीबॉडी होते हैं पहले से तैयार, उस एंटीबॉडी को यहाँ पर डाल दिया जाता है इन गड्ढों में। उसके बाद ब्लड सैंपल से लेकर उसके ब्लड सैंपल को इसमें डाला जाता है। तो उसमें यदि एंटीजन उपस्थित हैं तो इस एंटीबॉडी के साथ में जाकर लॉक हो जाएंगे और इंटरेक्ट करेंगे। तो इस दोनों का इंटरेक्शन हुआ या नहीं हुआ, इस बात का पता लगाने के लिए तीसरे बार में क्या डालते हैं, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज़ डालते हैं। कुछ एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज़ को डालते हैं और उससे पता करते हैं कि इनमें इंटरेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद फोर्थ स्टेज में इसमें डालते हैं एक सबस्ट्रेट, जो एंजाइम डाला जाता है उसी का सबस्ट्रेट डाला जाता है इसमें। तो यदि इन तीनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ है, एंटीबॉडी, एंटीजन और एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज़ के बीच में यदि इंटरेक्शन हुआ है तो सबस्ट्रेट डालने पर एक निश्चित कलर आएगा। तो कलर यदि आता है तो वो कहलाता है, वो पर्सन कहलाएगा HIV पॉजिटिव। यदि कलर नहीं आता है तो वो पर्सन कहलाएगा HIV नेगेटिव। तो या तो एंटीबॉडी को पहले से डाल दिया जाएगा इस वेल्स में और एंटीजन को बाद में सैंपल को डाला जाएगा, या फिर सैंपल को डाला जाएगा और बाद में एंटीबॉडी को डाला जाएगा। तो इस तरह से एंजाइम और एंटीबॉडी के प्रयोग से
इस एड्स के रोग का पता लगाया जा सकता है। तो ये भी प्रोटीन का प्रयोग है, इसलिए मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का ही एक हिस्सा है। तो इस तरह से हम इस पूरे मेडिकल फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग में हम क्या पढ़े, एक तो पढ़े जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में, जिसका नाम मानव निर्मित इंसुलिन है, उसका नाम ह्यूमिलिन है, किस तरह से उसको बनाया जाता है, मधुमेह के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, उसको बनाने की प्रक्रिया पढ़े हम। उसके बाद जीन थेरेपी पढ़े, जिसमें डिफेक्टिव जीन को फंक्शनल जीन के साथ में रिप्लेस करके माने रोगों का उपचार किया जाता है। तीसरा हम पढ़े कि इसमें मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस किस तरह से किया जाता है, यानी रोग का प्रारंभिक स्तर पर पता लगाया जा सके तो उसकी थेरेपी, उसका प्रिवेंशन और उसका उपचार भी संभव हो सकता है।